एनएसएससी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। एक बार फिर से अपन बात करते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए जो महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी थी उनकी सभी की अपन बात करेंगे। जो आपके न्यूट्रेंट का जो चैप्टर था उसके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उसकी अपन चर्चा करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो क्या रहेगा, देखिएगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा पोषक तत्व है, यानी ऐसा क्या पूछ रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा द्वितीय पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। यानी इसने पूछा है कि पौधे की पुरानी पत्तियों में कौन से तत्व है, यानी कि इसने कंडीशन एक रखी है कि जैसे आपके कौन सा द्वितीय पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। जैसे अपन ने लास्ट क्लास में भी अपन ने बात की थी, सारे जो आपके न्यूट्रेंट है उनकी कमी के लक्षणों की अपन ने बात की। जैसे मानो कि आपका ये पादप है, इस पादप की क्या है, ये जो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये कौन सी पत्तियां, आपकी पुरानी पत्तियां, और ये नीचे हैं तो पुरानी वह कौन सी पत्तियां हैं बेटा जी, निचली पत्तियां हैं। कौन सी हैं, पुरानी व निचली पत्तियां। उसके बाद अपन बात करते हैं तो इनसे ऊपर आने वाली जो पत्तियां होती है वो क्या होती हैं, ऊपरी, वह आपकी कौन सी होती है, नई पत्तियां होती है। ऊपरी कौन सी, नई पत्तियां। और इनसे ऊपर जो पाए जाने वाला जो भाग होता है उस भाग को अपन कहते हैं बेटा जी कौन सा भाग, शीर्ष भाग अपन कहेंगे। ठीक है, अब इस पौधों की अपन बात करें कि कौन से तत्व की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं उसकी अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा जैसे पुरानी व निचली पत्तियां हैं, इस पे किसकी कमी के लक्षण, जैसे आपका नाइट्रोजन है, आपका फास्फोरस है, आपका पोटास है, आपका मैग्नीशियम है और आपका कौन सा है, मोलिब्डेनम। इन 5 तत्व की कमी के लक्षण पौधे की कौन सी पत्तियों में, पुरानी व निचली पत्तियों में दिखाई देते हैं। इसके अलावा ऊपरी व नई पत्तियों के अंदर बात करें तो वहां जैसे सल्फर है, आपका जैसे आयरन है, आपका मैग्नीज है, आपका क्लोरीन है, आपका कॉपर है और आपका कौन सा, निकल जो तत्व है, इसकी कमी के लक्षण पौधे की नई व ऊपरी पत्तियों में दिखाई देते हैं। आपका जो पौधे का जो शीर्ष भाग आपको दिख रहा है, इस शीर्ष भाग में किसकी कमी के लक्षण, तो कैल्शियम और जो बोरोन जो तत्व है इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन पौधे की जो पुरानी और जो नई जो पत्तियां होती हैं, इन दोनों पत्तियों पर किसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, जिंक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट अपन ये कहते हैं कि पौधे को अपना जीवन चक्र है वो पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो 17 पोषक तत्वों की आवश्यकताओं में अपन ने कहा कि कौन से न्यूट्रिएंट की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, वो अपने सारी एक जगह ही अपन बात कर ली। जैसे पुरानी व निचली पत्तियां हैं तो उसकी कमी के लक्षण आए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम की दिखाई देती है। आपकी पुरानी और नई दोनों पत्तियों में किसकी कमी के लक्षण, आपके जैसे जिंक की कमी के लक्षण होते हैं। ऊपरी व नई पत्तियों में जैसे सल्फर है, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, कॉपर, निकल के है। शीर्ष भाग की अपन बात करें तो कैल्शियम और बोरोन तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। अब आइए क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि ऐसा कौन सा द्वितीयक, देखिएगा आपका द्वितीयक जो पोषक तत्व है वो होते हैं बेटा जी आपका जैसे कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा और आपका सल्फर, इनको अपन क्या कहते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं। तो आपका देखो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम क्या द्वितीयक पोषक तत्व है, कमी के लक्षण कहाँ दिखाई दे रहे हैं, पुरानी व निचली पत्तियों में। आपका सल्फर है और इस सल्फर की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ऊपरी व नई पत्तियों में दिखाई दे रहे हैं। आपका जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई दे रहे हैं, शीर्ष भाग में दिखाई देते हैं। तो आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो सल्फर है, इन तीनों ही तत्व की कमी के लक्षण पौधे के तीनों भागों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसने कहा है कि पौधे की पुरानी पत्तियों में किसके दिखाई देते हैं, तो देखिए कैल्शियम की अपन बात करें तो कैल्शियम के तो दिखाई देते हैं आपके पौधे के किस भाग में, शीर्ष भाग में दिखाई देता है। मैग्नीशियम है तो इसको अपन ये कह सकते हैं इसकी कमी के लक्षण पौधे की कौन सी पत्तियों में दिखाई देंगे बेटा जी, पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। आपके सल्फर की अपन बात करें तो सल्फर की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, आपकी जो नई व जो ऊपरी जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के अंदर किसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, आपके सल्फर के। मैग्नीज की अपन बात करें तो मैग्नीज की कमी के लक्षण भी कहाँ दिखाई देंगे, नई व ऊपरी पत्तियों के अंदर दिखाई देते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये था कि द्वितीयक पोषक तत्व है, उस द्वितीयक पोषक तत्व में पुरानी पत्तियों में किसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो बेटा जी मैग्नीशियम जो तत्व है उसकी कमी के लक्षण पौधे की पुरानी और निचली पत्तियों में दिखाई देता है, कैल्शियम के पौधे के शीर्ष भाग में, और आपका जो सल्फर है उसकी कमी के लक्षण आपके ऊपरी व नई पत्तियों में दिखाई देते हैं। इसी क्रम में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पौधे में अगतिशील पोषक तत्व कौन सा है, यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पौधे में अगतिशील पोषक तत्व का कौन सा समूह है,
यानी युग्म सही है। कौन सा समूह है जो आपके पौधे के अंदर क्या होता है, अगतिशील होता है। आपके जैसे समूह कौन कौन से दे रखे हैं, जैसे आपका एनपीके है, आपका कैल्शियम और बोरोन है, आपका सल्फर आयरन मैग्नीज है, जिंक मैग्नीशियम मोलिब्डेनम है। तो आपके जो चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन के जो कौन सा समूह है जो आपके पौधे के अंदर क्या होता है, अगतिशील होता है। तो अभी ये देखिए, जैसे अपन ने प्लांट बना के अपन बात की थी, जैसे मान लो ये पौधा है, इस पौधे की क्या है, ये पत्तियां हैं, क्या है बेटा जी, ये पौधे की पत्तियां हैं। इसकी अपन ने बात की थी अभी, ये आपका पौधे का कौन सा है, शीर्ष भाग। अपन ने कहा कि ये पत्तियां कौन सी होती हैं, तो आपने कहा कि पुरानी और कौन सी है बेटा जी, निचली पत्तियां हैं। तो यहाँ लिख देते हैं पुरानी व निचली पत्तियां। चलिए, इसकी भी बात हो गई। ये पत्तियां कौन सी हैं, तो ये है आपकी नई, और आपकी कौन सी हैं, ऊपरी पत्तियां हैं। ये भी बात अपन ने कर ली। और आपका ये जो भाग है, उस भाग को अपन क्या कहते हैं, शीर्ष भाग अपन कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष भाग। अब पुरानी पत्तियों के अंदर अपन बात करें तो यहाँ किसकी कमी के लक्षण दिखाई दिए थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आपका मैग्नीशियम और आपका कौन सा है, मोलिब्डेनम है। ठीक है, यहाँ किसकी कमी के लक्षण, जैसे सल्फर है, आपका आयरन है, आपका मैग्नीज है, क्लोरीन है, कॉपर है, निकल है, इसकी कमी के लक्षण। यहाँ किसकी, तो कैल्शियम और बोरोन तत्व की। और इन दोनों पत्तियों के अंदर अपन देखें तो किसकी कमी के लक्षण, जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन अपन पोषक तत्वों को गतिशीलता के आधार पर अपन देखें, किसके आधार पर देखें, गतिशीलता के आधार पर देखें, तो आपके जो पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों को गतिशीलता पर, किसके पर, गतिशीलता के आधार पर इनको चार भागों के अंदर बांटा जाता है। किसके आधार पर बेटा जी, आपके जो पौधे के अंदर जो गतिशीलता के आधार पर इन पोषक तत्वों को अपन क्या करते हैं, चार भागों के अंदर इनको बांटा जाता है। चार भागों में किसमें बांटते हैं, उसकी भी अपन बात करते हैं। तो एक तो होता है बेटा जी सर्वाधिक गतिशील। क्या होते हैं, सर्वाधिक गतिशील पोषक तत्व होते हैं। जो पौधे के अंदर ऐसे कौन से तत्व हैं जो सर्वाधिक गतिशील होंगे। दूसरा है, आपके पौधे के अंदर क्या है, मध्यम गतिशील पोषक तत्व है। तो मध्यम गतिशील पोषक तत्व कौन सा है, आपके पौधे के अंदर कम गतिशील पोषक तत्व कौन से हैं, इसकी भी अपन ने बात कर ली। इसके बाद अपन बात करते हैं चौथा, कि आपकी मृदा के अंदर या सॉरी आपके पौधे के अंदर अगतिशील पोषक तत्व कौन से हैं बेटा जी, अगतिशील पोषक तत्व या आपके स्तर जो पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व हैं कौन से, इनकी अपन बात करते हैं। तो पौधे में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों को बांटा जाता है चार भागों में। एक तो हो गए सर्वाधिक गतिशील, मध्यम गतिशील, कम गतिशील, और एक आपका कौन सा हो गया, अगतिशील। ये गतिशीलता के आधार की अपन बात करें तो इसी पौधे के अंदर अपन याद कर ले, कमी के लक्षणों की अपन ने बात कर ली पौधे के अंदर। अब पौधे में गतिशीलता के आधार पर जो पोषक तत्वों को चार भागों में बांटा है, उन्हीं की भी बात इसी में कर लेंगे। देखिएगा, ऐसे तत्व है जिसकी कमी के लक्षण पुरानी और निचली पत्तियों में दिखाई देते हैं, वो पोषक तत्व पौधे के अंदर हमेशा क्या होते हैं बेटा जी, सर्वाधिक गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, सर्वाधिक गतिशील पोषक तत्व होते हैं। तो आपको ये पूछ लिया जाए कि पौधे में सर्वाधिक गतिशील पोषक तत्व कौन से, तो सर्वाधिक पोषक तत्व गतिशील होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और आपका कौन सा, मोलिब्डेनम। ये पांच जो तत्व हैं जिसकी कमी के लक्षण पौधे की पुरानी और निचली पत्तियों में दिखाई देती हैं, वही पोषक तत्व आपके पौधे में क्या होते हैं, सर्वाधिक गतिशील। इसके बाद अपन बात करें तो आपका आता है बेटा जी कौन सा, जिंक। जिंक क्या है, पौधे की नई पत्तियों में दिखाई देता है कमी के लक्षण, और पुरानी पत्तियों में तो अपन कहते हैं मध्यम भाग में होता है। तो ये आपका पौधे के अंदर क्या होता है बेटा जी, मध्यम गतिशील पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, मध्यम गतिशील पोषक तत्व होते हैं। लेकिन ऐसे तत्व है जिसकी कमी के लक्षण नई व ऊपरी पत्तियों में दिखाई देते हैं, वो तत्व क्या होते हैं बेटा जी, आपके कम गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, कम गतिशील पोषक तत्व होते हैं। तो आपको पूछ लिया जाए कि पौधे में कम गतिशील पोषक तत्व है, तो सल्फर, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, कॉपर और आपका निकल है। लेकिन शीर्ष भाग पर जो कैल्शियम और बोरोन है जिसकी कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये पोषक तत्व क्या होते हैं, आपकी मृदा में बेटा जी अगतिशील होते हैं, या अपन कह सकते हैं क्या होते हैं, स्थिर पोषक तत्व होते हैं। तो आपके पौधे में अगतिशील या स्थिर पोषक तत्वों की बात की जाए तो वो है आपके कौन से, कैल्शियम और बोरोन। तो गतिशीलता के आधार पर जैसे अपन ने चार भागों के अंदर बांटा, सर्वाधिक गतिशील है, मध्यम गतिशील है, कम गतिशील है, अगतिशील है। तो पौधे में सर्वाधिक गतिशील कौन से, जिसकी कमी के लक्षण पौधे की कहां दिखाई देंगे, पुरानी व निचली पत्तियों, वो सर्वाधिक गतिशील। ऐसा तत्व जिसकी कमी के लक्षण पुरानी और नई दोनों पत्तियों में दिखाई देता है, वो कौन सा, जिंक। तो जिंक कौन सा हो गया, मध्यम गतिशील। आपका सल्फर, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, कॉपर जिसकी कमी के लक्षण कहां दिखाई दे रहे, नई व ऊपरी पत्तियां, वो तत्व आपके पौधे में क्या होंगे बेटा जी, कम गतिशील। लेकिन शीर्ष भाग पर जिसकी कमी के लक्षण दिखाई दे रही हैं, वो तत्व क्या होते हैं, पौधे में अगतिशील या स्थिर पोषक तत्व होते हैं। क्वेश्चन क्या था कि पौधे में अगतिशील पोषक तत्व कौन से है, तो अगतिशील ये तो नहीं हो सकते,
ये तो क्या होंगे बेटा जी, आपके सर्वाधिक गतिशील पोषक तत्व होते हैं। कैल्शियम और बोरॉन ये हो सकते हैं, इसके अलावा अपन और भी बात कर लेते हैं। सल्फर, आयरन, मैग्नीज है, ये आपके पौधे में क्या होते हैं बेटा जी, कम गतिशील। जिंक है, ये जिंक क्या होता है आपका, मध्यम गतिशील होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, सर्वाधिक गतिशील होता है। मोलिब्डेनम भी सर्वाधिक गतिशील होता है। लेकिन अगतिशील पोषक तत्व कौन से होते हैं बेटा जी, आपका कैल्शियम और बोरॉन। तो आंसर कौन सा माना जाएगा, आपका कैल्शियम और बोरॉन माना जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिएगा, मृदा में नाइट्रोजन का कौन सा रूप कम गतिशील होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मृदा में नाइट्रोजन का ऐसा कौन सा रूप होता है जो कम गतिशील होता है। यहाँ क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो रहे, क्वेश्चन के साथ साथ जैसे आपका टॉपिक है वो भी साथ साथ इसी क्वेश्चन के साथ आपका पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है, जिसमें मतलब इसके रिलेटेड जो भी आने वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप इजी से कर सकते हैं, या जो भी चीज है वो आपकी सारी की सारी क्या हो सके, क्लियर हो सके। देखिएगा, आपका क्वेश्चन क्या था कि मृदा है, उस मृदा में नाइट्रोजन का कौन सा रूप है जो कम गतिशील होता है। अब नाइट्रोजन का कौन सा रूप है जो मृदा के अंदर कम गतिशील होता है, तो इसकी भी अपन बात करते हैं। देखिएगा, आपकी जो मृदा होती है, मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को गतिशीलता के आधार पर, किसके आधार पे, गतिशीलता के आधार पे 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भाग। 3 भागों में कौन सा, एक तो होते हैं बेटा जी सर्वाधिक गतिशील। कौन से होते हैं, सर्वाधिक गतिशील पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए ये भी बात हो गई। दूसरी अपन बात करते हैं आपके कम गतिशील होते हैं। कौन से होते हैं, कम गतिशील पोषक तत्व होते हैं, इसकी भी अपन चर्चा कर ली। चलिए तीसरा अपन बात करते हैं आपका कौन सा, अगतिशील। कौन सा होता है, अगतिशील, या क्या होता है बेटा जी, स्थिर पोषक तत्व। चलिए, आपकी मृदा के अंदर पोषक तत्वों को अपन गतिशीलता के आधार पर बांटे तो 3 प्रकार के होते हैं, सर्वाधिक गतिशील, कम गतिशील, अगतिशील। लेकिन होते कौन से हैं उनकी भी अपन बात कर ले। सबसे पहले अपन जो नाइट्रोजन तत्व को देखें, किसको देखें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है वो 2 रूप में पाया जाता है। 2 रूप में किस में पाया जाता है बेटा जी, एक तो पाया जाता है NO3- के रूप में, और एक पाया जाता है बेटा जी NH4+ के रूप में। NO3- है, ये क्या है, आपकी मृदा के अंदर अपन देखेंगे, वैसे नाइट्रोजन है वो मृदा में कम गतिशील भी होता है, अधिक भी होता है, लेकिन होता कैसे, तो मैंने कहा कि नाइट्रोजन 2 रूप में होता है। 2 रूप किसमें, एक तो नाइट्रेट, दूसरा कौन सा आपका अमोनियम। नाइट्रोजन का जो नाइट्रेट रूप दिख रहा है ये आपकी मृदा में क्या होता है बेटा जी, ये मृदा में सर्वाधिक गतिशील होता है, और सर्वाधिक गतिशील होने के कारण नाइट्रोजन की नाइट्रेट के रूप में क्या होती है, निक्षालन के रूप में सर्वाधिक हानि भी होती है, अपन ये भी पढ़ते हैं। अमोनियम है, ये मृदा के अंदर क्या होता है बेटा जी, कम गतिशील होता है। क्या होता है, कम गतिशील होता है। तो सर्वाधिक गतिशील की अपन बात करें तो नाइट्रेट है, और कम गतिशील कौन सा आपका, अमोनियम है। तो नाइट्रोजन का ऐसा कौन सा रूप है जो मृदा में सर्वाधिक गतिशील है, वो तो है NO3-, और कम गतिशील है वो नाइट्रोजन का कौन सा रूप है, NH4+। इसके अलावा आपकी मृदा में कौन से और है, नाइट्रोजन की तो बात अपन ने कर ली, नाइट्रेट है वो सर्वाधिक गतिशील है, और कम है वो कौन सा, अमोनियम है। इसके अलावा अपन देखें तो आपका बोरॉन है। बोरॉन के अलावा जैसे आपका सल्फर है, आपका मैग्नीज है, आपका क्लोरीन है। ये जो आपको तत्व दिख रहे हैं, जैसे नाइट्रेट है, बोरॉन है, सल्फर, मैग्नीज, क्लोरीन है, ये आपकी मृदा में गतिशीलता के आधार पर देखेंगे तो ये जो तत्व है वो मृदा के अंदर क्या होते हैं, सर्वाधिक गतिशील होते हैं। इसी के बाद अपन देखें कि कम गतिशील कौन से हैं, तो नाइट्रोजन का एक तो रूप आ गया, कौन सा बेटा जी, NH4+ है। इसके अलावा आपका पोटास है, पोटास के अलावा जैसे अपन कह सकते हैं कैल्शियम है, आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, आपका कॉपर है। ये जो तत्व है वो मृदा के अंदर क्या होते हैं, कम गतिशील होते हैं। ठीक है, तो मृदा में कम गतिशील कौन से, अमोनियम, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका कॉपर। लेकिन अगतिशील स्थिर पोषक तत्व की बात करें तो एक तो आता है फास्फोरस, दूसरा आता है कौन सा, जिंक। तो फास्फोरस और जो जिंक तत्व आपको दिख रहे हैं ये मृदा में क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। तो मृदा में सर्वाधिक गतिशील की बात करें तो नाइट्रेट, बोरॉन, सल्फर, मैग्नीज, क्लोरीन की, और कम गतिशील की बात करें तो अमोनियम, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन है, कॉपर है। अगतिशील स्थिति की अपन बात करें तो फास्फोरस आपका कौन सा है, जिंक तत्व है, ये क्या होते हैं, मृदा में अगतिशील होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये था कि मृदा में नाइट्रोजन का कौन सा रूप है जो कम गतिशील होता है। नाइट्रेट तो देखो सर्वाधिक गतिशील होगा बेटा जी, नाइट्रेट तो क्या होगा, सर्वाधिक गतिशील। अमोनियम है वो क्या होता है, मृदा में कम गतिशील होता है। तो आंसर कौन सा माना जाएगा आपका, NH4+ है, वो क्या है, मृदा के अंदर कम गतिशील होता है। नाइट्रोजन का यही रूप है, लेकिन नाइट्रेट सर्वाधिक गतिशील है। H2PO4- है, ये नाइट्रोजन का रूप है नहीं, ये तो किसका है आपका,
फास्फोरस का है, तो इसलिए इसका आंसर बना जाएगा कौन सा, सेकेंड, यानी अमोनियम मृदा के अंदर क्या होता है आपका, कम गतिशील होता है। ये देखिएगा आपका पूरा का पूरा अपन ने क्या कर लिया, मृदा के अंदर कौन से कम गतिशील है, कौन से सर्वाधिक है, कौन से स्थिर है, वो सारी डिटेल अपन कर ली। यहां से आपको कुछ भी पूछे तो आप आराम से इसको क्या है, क्वेश्चन को आप इस चीज को कर सकते हो। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बात करते हैं। देखिएगा, निम्न में से ऐसा कौन सा तत्व है जो पौधे में सर्वाधिक गतिशील और तथा अगतिशील होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मृदा में ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो आपके पौधे के अंदर तो क्या होता है, ये क्या कह रहा है कि पौधे के अंदर तो क्या होगा सर्वाधिक गतिशील, लेकिन मृदा में क्या होता है अगतिशील हो रहा है। तो अपन ने दोनों ही कैटेगरी की अपन बात कर ली कि पौधे के अंदर सर्वाधिक गतिशील, जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जिंक है। देखो जिंक पौधे के अंदर तो क्या होता है, मध्यम होता है, क्या होता है, मध्यम गतिशील होता है, क्या होता है, मध्यम गतिशील। लेकिन मृदा के अंदर अपन देखें तो मृदा के अंदर क्या होता है बेटा जी, अगतिशील होता है। कौन सा होता है, अगतिशील पोषक तत्व हो रहा है। तो ये कंडीशन भी मैच नहीं खा रही कि पौधे के अंदर मध्यम और मृदा के अंदर क्या होता है अगतिशील होता है, तो ये कंडीशन भी नहीं आ रही। फास्फोरस की अपन देखें तो फास्फोरस आपके पादपों के अंदर तो क्या होता है बेटा जी, सर्वाधिक गतिशील होता है, क्या होता है, सर्वाधिक गतिशील होता है। और आपकी जो मृदा होती है उस मृदा में क्या होता है बेटा जी, अगतिशील होता है, क्या होता है, अगतिशील पोषक तत्व होता है। तो ये दोनों कंडीशन मैच खा रही हैं। इसके अलावा दो ऑप्शन और बचे हैं, उनकी भी अपन बात कर रहे हैं। कैल्शियम की अपन बात करेंगे तो कैल्शियम मृदा में क्या, पादप के अंदर तो क्या होता है बेटा जी, अगतिशील होता है, पादप में क्या होगा, अगतिशील होता है। लेकिन आपकी जो मृदा की अपन बात करें तो मृदा में क्या होता है बेटा जी, आपका कम गतिशील होता है, क्या होगा, कम गतिशील पोषक तत्व होता है। लेकिन पोटास की अपन बात करें तो पोटास क्या है, आपके पादप में तो सर्वाधिक गतिशील है, पादप में क्या है, सर्वाधिक गतिशील है। लेकिन मृदा की अपन बात करें तो मृदा के अंदर क्या होता है आपका, ये कम गतिशील होता है। तो इस हिसाब से अपना आंसर कौन सा मैच खा रहा है, देखिए जिंक है, पौधे में मध्यम गतिशील है, आपके पादप में या पौधे के अंदर अपन बात करें तो ये मध्यम गतिशील है, मृदा में अगतिशील है। तो ये तो पूछ रहा है कि पौधे में तो सर्वाधिक गतिशील होना चाहिए, लेकिन मृदा में अगतिशील, एक कंडीशन मैच खा रही, दूसरी कंडीशन मैच नहीं खा रही। फास्फोरस की अपन बात करें तो पादप में सर्वाधिक गतिशील है, ये भी ये कह रहा है कि पौधे के अंदर क्या होना चाहिए, सर्वाधिक गतिशील, लेकिन मृदा में क्या होना चाहिए, अगतिशील। दोनों कंडीशन की मैच खा रही है। आपका कैल्शियम है जो पादप में अगतिशील है, वो कह रहा है सर्वाधिक गतिशील होना चाहिए, और कम गतिशील मृदा के अंदर वो कह रहा है अगतिशील होना चाहिए। पोटास की अपन बात करें तो पादप में सर्वाधिक गतिशील और मृदा में क्या है, कम गतिशील। इसलिए इसका आंसर कौन सा माना जाएगा आपका, फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो पौधे में सर्वाधिक गतिशील, लेकिन मृदा में क्या होता है बेटा जी, अगतिशील होता है। इसलिए आंसर होगा इसका क्या, फास्फोरस। चलिए इसी कंडीशन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि फूल गोभी में बटनिंग रोग किस तत्व की कमी, किस तत्व के कारण होता है। आपकी जो फूल गोभी है उसमें ये पूछा है कि बटनिंग जो रोग होता है वो किस तत्व के कारण होता है। तो जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, जैसे नाइट्रोजन की कमी है, आपके नाइट्रोजन के दिखता है, मोलिब्डेनम की कमी है, या आपकी पोटास के दिखता है, पोटास के दिखता है। तो किसकी कमी के कारण बटनिंग रोग होता है, तो आपकी फूल गोभी में पूछ रखा है। जैसे आपकी पोटास की कमी है तो फूल गोभी में कोई रोग नहीं होता। मोलिब्डेनम की कमी से एक फूल गोभी में एक रोग होता है जिसको अपन बोलते हैं बेटा जी व्हिप टेल रोग। कौन सा रोग अपन बोलते हैं, व्हिप टेल रोग। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है एग्रीकल्चर से संबंधित जिसमें एक क्वेश्चन नहीं आया, चाहे वो आपका जेईटी हो, चाहे सीयूटी हो, चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हो, चाहे वो डब्ल्यूओ का हो, चाहे का, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूल गोभी में व्हिप टेल रोग है वो किस कमी, किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन की अधिकता की अपन बात करें तो नाइट्रोजन की अधिकता से फूल गोभी में एक रोग होता है जिसको अपन होलो स्टेम रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, होलो स्टेम रोग कहते हैं फूलगोभी के अंदर। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की अपन बात करें तो इसकी कमी से कौन सा होता है, तो इसकी कमी से होता है आपका बटनिंग रोग। तो इसका आंसर कौन सा माना जाएगा, नाइट्रोजन की कमी। ठीक है, तो आपकी नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग रोग होता है। अधिकता की अपन बात करें तो होलो स्टेम रोग होता है। मोलिब्डेनम की कमी से आपकी फूलगोभी के अंदर कौन सा रोग होता है बेटा जी, व्हिप टेल नामक रोग होता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन और बढ़ते हैं। देखिएगा, पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण का अवयव भाग कौन सा कहलाता है, यानी पौधे में जो क्लोरोफिल है उसके अवयव भाग का निर्माण करने वाला जो तत्व है वो कौन सा है। जैसे आपका नाइट्रोजन है, आपका आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है। ऐसा कौन सा तत्व है जो आपका क्या है, क्लोरोफिल के निर्माण का अवयव भाग कहलाता है। देखिएगा, आपके जैसे पौधों की पत्तियों की अपन बात करें तो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल जो वर्णक है वो वर्णक पाया जाता है। तो इस वर्णक के अपन बात करें तो इसका जो निर्माण है, क्या है, निर्माण है। तो निर्माण का जो अवयव जो भाग होते हैं वो अवयव भाग कहलाने वाले जो तत्व हैं वो कौन से आपके नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है।
अब इसमें से ही दोनों आपको ऑप्शन दे रखे नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करता है कि आपके क्लोरोफिल का जो एक मुख्य निर्माण धारक है, आपका नाइट्रोजन भी है, लेकिन दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपको कौन सा करना है। तो क्लोरोफिल का जो निर्माण का जो अवयव भाग पूछ रहा है, यही क्वेश्चन आपके दो कृषि प्रवेशक में आया भी हुआ है कि क्लोरोफिल के निर्माण का अवयव भाग है वो कौन सा तत्व कहलाता है। तो उसमें मैग्नीशियम ऑप्शन था। तो आपका जैसे इसमें कह दिया जाए कि निर्माण का अवयव भाग नाइट्रोजन भी है, मैग्नीशियम भी है, तो इसका आंसर माना जाएगा कौन सा बेटा जी, आपका मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम ही क्या करता है क्लोरोफिल का निर्माण। नाइट्रोजन तो क्या करेगा, इसके मतलब चारों तरफ क्या करता है, एक फाइटो उसका निर्माण करने का काम करता है, लेकिन जो मुख्य धारक होता है वो कौन सा होगा, आपका मैग्नीशियम। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, आपका मैग्नीशियम इसका आंसर माना जाएगा। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बात करते हैं। देखिएगा गन्ने में, इसमें बेटा जी आपका जो गन्ना है उस गन्ने के अंदर ये पूछ रहा है कि किस तत्व के अधिकता होने से शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। आपकी जैसे गन्ने की अपन बात करें तो गन्ने का वैज्ञानिक नाम होता है सेकेरम ऑफिसिनरम होता है, ठीक है। और आपकी जैसे गन्ना है तो गन्ने में किस तत्व की अधिकता से शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। तो मैं आपको कहूंगा कि गन्ने में शर्करा कौन सी होती है बेटा जी, सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। इसी के कारण क्या है, गन्ने में मिठास या स्वाद होता है। आपके गन्ने में कौन से तत्व की अधिकता होगी जिसके कारण शर्करा की मात्रा कम होगी। जैसे ऑप्शन दे रखे हैं आपके, नाइट्रोजन है, आपके फास्फोरस है, आपका पोटास है, आपका कैल्शियम है। तो कौन सा इसका ऑप्शन आंसर होगा। तो आपके जैसे नाइट्रोजन की अपन बात करें तो नाइट्रोजन की अधिकता होने से इसमें गन्ने में प्रभाव पड़ता है। फास्फोरस की अधिकता से होने से, देखिए नाइट्रोजन तो क्या करता है, आपका कोई भी पादप होता है, उस पादप की वानस्पतिक जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को बढ़ाने का जो काम है वो बढ़ाने का काम कौन करता है बेटा जी, आपका यानी नाइट्रोजन करता है। पादप की जो ग्रोथ है या अपन कहेंगे उसकी वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाने का काम कौन करता है, नाइट्रोजन। या फिर इसके अलावा नाइट्रोजन और काम क्या करता है, प्रोटीन या अमीनोमल के निर्माण में सहायक होता है। और प्रोटीन में 16% क्या होते हैं बेटा जी, नाइट्रोजन भी होते हैं। फास्फोरस क्या करता है, आपके पादप में जड़ों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जड़ों का निर्माण करने का काम करता है। और इसके ये भी अपन कह सकते हैं, इसको एनर्जी ऑफ करेंसी के नाम से भी जाना जाता है, इसको पौधे की जीवन कुंजी के नाम से भी इसको मतलब आपके फास्फोरस को जानते हैं। पोटास क्या करता है कि पोटास आपके शर्करा का निर्माण करता है। क्या करता है, शर्करा का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और निर्माण करने के साथ साथ उसका क्या करता है, स्थानांतरण करने का भी काम करता है। तो शर्करा का निर्माण करने का काम और उसके पूरे पौधे में स्थानांतरण करने का जो काम है वो कौन सा तत्व करता है, पोटास। यही पोटास तत्व क्या करता है, आपके पादपों में जो कीट और जो रोग लगते हैं उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो आपके पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में क्या होता है बेटा जी, रंध्रावकाश होता है। क्या होते हैं, रंध्रावकाश होते हैं। इन रंध्रावकाश को खोलने का काम भी ये करेगा, ठीक है। लेकिन बंद करने का जो काम है वो भी कौन सा तत्व करता है, आपका पोटास। तो पोटास तत्व क्या करता है, आपकी पौधों की पत्तियों में उपस्थित जो रंध्रावकाश होते हैं उन रंध्रावकाशों को खोलने और बंद करने का भी काम करता है। लेकिन कैल्शियम की अपन बात करें तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम क्या करेगा, कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका का निर्माण करता है, बीज के निर्माण में सहायक होता है। दाल वाली जो पसली होती है उसमें प्रोटीन के निर्माण को प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ाने का क्या करता है बेटा जी, काम करता है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि गन्ने में कौन से तत्व की अधिकता होगी जिसके कारण शर्करा की मात्रा कम होगी। मतलब कौन सा तत्व है ऐसा जो शर्करा की मात्रा को कम करता है। तो वो तत्व न तो आपका फास्फोरस है, न पोटास है, न आपका कैल्शियम है। आंसर होगा कौन सा बेटा जी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अधिकता होने से आपके पौधे या आपकी गन्ने की फसल में किसकी मात्रा कम हो जाती है, सुक्रोज या आपकी शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए इसी क्रम में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन और बढ़ते हैं। देखिएगा पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को किस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। आपका NO3 माइनस नाइट्रेट के रूप में है, आपका NH4+ है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है बेटा जी, आपका जैसे अमोनियम है, एक और दो दोनों है, या फिर क्या है बेटा जी, आपका एमाइड है। क्या है, आपका एमाइड है। किसके रूप में ग्रहण करता है। तो आप देखिएगा आपका कोई भी पौधा है, पौधे नाइट्रोजन वैसे दो रूप में होता है। एक तो होता है NO3- के रूप में और एक होता है बेटा जी NH4+ के रूप में। लगभग अपन कह सकते हैं कि लगभग जो पौधे हैं क्या है, लगभग पौधे क्या है आपके नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करती हैं, आपके नाइट्रेट के रूप में क्या करते हैं बेटा जी, ग्रहण करने का काम में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पादप होते हैं जैसे अपन ये कह सकते हैं आपका जैसे चावल है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका गन्ना है, ठीक। इसके अलावा जैसे आपकी चाय है, इसके अलावा जैसे आपका आलू है,
इसके अलावा जैसे आपकी जूट है, तो ये जो फसलें होती हैं ये फसल क्या करती हैं, नाइट्रोजन को NH4 प्लस के रूप में भी ग्रहण करती हैं और NO3 माइनस के रूप में भी ग्रहण करती है, दोनों रूप में क्या करती हैं, ग्रहण करने का काम है करती हैं। लेकिन लगभग जो फसलें हैं वो नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करती हैं, आपके नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती हैं। तो नाइट्रेट के रूप में भी ग्रहण करती है, अमोनियम के रूप में भी ग्रहण करती है, इसलिए अपन आंसर कौन सा आएगा आपका, एक और दो दोनों। एमाइड है, एमाइड के रूप में भी, जिससे अपन ये कह सकते हैं, जैसे अपन फर्टिलाइजर जब उर्वरक पढ़ते हैं तो आपके नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होते हैं क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं, जैसे नाइट्रेट उर्वरक होते हैं, अमोनियम उर्वरक होते हैं, या नाइट्रेट व अमोनियम उर्वरक होते हैं, एक होते हैं एमाइड उर्वरक। कौन से होते हैं आपके, एमाइड उर्वरक। और एमाइड उर्वरकों की बात करें तो वो दो उर्वरक आते हैं, एक तो आता है आपका कौन सा बेटा जी, यूरिया है, और एक आता है बेटा जी आपका कैल्शियम साइनाइड। कौन सा आता है, कैल्शियम साइनाइड। ये जो दो उर्वरक हैं, इन दोनों ही उर्वरकों के अंदर जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाती है, बेटा जी एमाइड के रूप में पाई जाती है। इसलिए जब भी अपन यूरिया का परण्य छिड़काव करते हैं, क्या करते हैं, परण्य छिड़काव मृदा में देंगे तब तो आपका क्या है, पौधा नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में ग्रहण करेगा। लेकिन जब इसका परण्य छिड़काव करते हैं, किसका परण्य छिड़काव, आपका जो यूरिया है, इस यूरिया का अपन क्या करते हैं बेटा जी, परण्य छिड़काव करते हैं। तो परण्य छिड़काव की स्थिति के अंदर, किसके कौन सी स्थिति में बेटा जी, आपके परण्य छिड़काव की अवस्थित स्थिति के अंदर आपका जो पौधा है वो पौधा नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करता है, एमाइड के रूप में ग्रहण करता है। तो यूरिया आपका जैसे कैल्शियम साइनाइड, इन दोनों के अंदर नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होती है। लेकिन जब यूरिया का अपन परण्य छिड़काव या पौधों की पत्तियों पर यूरिया का घोल बनाकर स्प्रे करते हैं, उस स्थिति के अंदर आपके पादप हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एमाइड के रूप में ग्रहण करते हैं। अन्यथा आपका जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए आंसर कौन सा आएगा आपका, एक व दो दोनों आएगा। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन और बढ़ते हैं कि पौधे की वानस्पतिक जो वृद्धि है उस वृद्धि को बढ़ाने वाला कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है, यानी पादप की जो वानस्पतिक वृद्धि है या ग्रोथ है उसको बढ़ाने वाला कौन सा पोषक तत्व है। तो आपका जैसे नाइट्रोजन दे रखा है, फास्फोरस दे रखा है, पोटास दे रखा है, आपका कैल्शियम दे रखा है। तो आपका जैसे नाइट्रोजन की अपन बात करें तो ये क्या करता है, आपके पादप की वानस्पतिक वृद्धि को एक तो बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके जैसे प्रोटीन है, आपके जैसे अमीनो अम्ल है, उस प्रोटीन और अमीनो अम्ल के क्या करता है बेटा जी, निर्माण में सहायक भी होता है। आपकी जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा को देखें तो 16% क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा। इसके अलावा जैसे आपका क्लोरोफिल होता है, क्या होता है बेटा जी, क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल के निर्माण का अवयव भाग भी कहलाता है, क्या कहलाता है, निर्माण का अवयव भाग भी कहलाता है, कौन सा आपका, नाइट्रोजन। फास्फोरस की अपन बात करें तो फास्फोरस क्या काम करता है, तो एक तो ये करता है जड़ों का निर्माण करेगा, किसका निर्माण करेगा, जड़ों का निर्माण करेगा। एक अपनी ऊर्जा की मुद्रा के नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, तो एटीपी एडीपी जो ऊर्जा होती है उसके निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा एटीपी और आपका जैसे डीएनए आरएनए होता है उसके निर्माण में भी सहायक होता है। इसलिए इसको पादप की क्या कहते हैं अपन, जीवन की कुंजी भी कहा जाता है, यानी आपकी लाइफ ऑफ की नाम से जानने जाने वाला पोषक तत्व कौन सा आपका, फास्फोरस है। इसके अलावा ये क्या करता है, आपकी जो दलहनी जो फसलें होती हैं, कौन सी फसल होती हैं, दलहनी जो फसलें होती हैं, जो लेग्यूमेसी कुल की फसलें होती हैं, उन फसलों की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के अंदर किसका निर्माण करता है बेटा जी, जो बैक्टोइडस जो गांठ होती है, कौन सी गांठ है, बैक्टोइडस जो गांठ होती हैं, उन गांठों का क्या करता है बेटा जी, निर्माण करने का काम करता है कौन सा आपका, फास्फोरस। इसके अलावा पोटास की अपन बात करें तो पोटास क्या काम करता है, तो पोटास क्या करेगा, एक तो जो शर्करा होती है और उस शर्करा का निर्माण करने का काम करता है, और इसके अलावा उसका क्या करेगा बेटा जी, स्थानांतरण करने का काम में करता है। इसके अलावा जैसे आपका कोई भी पादप है, उस पादप के अंदर आपके जो रंध्रावकाश होते हैं, क्या होते हैं, रंध्रावकाश होते हैं, उन रंध्रावकाशों को क्या करेगा बेटा जी, खोलने और बंद करने का भी काम करता है कौन सा आपका, पोटास। आपके पादप में जो कीट और जो रोग लगते हैं उन रोगों के प्रति बेटा जी क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम में करता है, कौन सा पोषक तत्व आपका, पोटास। यानी पादपों में जो इंसेक्ट या जो कीट या जो रोग लगते हैं उन रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करने का काम कौन करता है, आपका पोटास तत्व ही करता है, ठीक है। इसके अलावा जो कैल्शियम की अपन बात करें तो कैल्शियम क्या करेगा बेटा, जैसे कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका है उसके निर्माण में सहायक होता है, बीज के निर्माण में सहायक होता है। जैसे अपन बीज के निर्माण की अपन बात करें तो आपकी मूंगफली होती है, मूंगफली के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसकी फली में दाने का निर्माण नहीं होता, और नहीं होता तो फली क्या रह जाती, खाली, और खाली रह जाती तो उस अवस्था को अपन कहते हैं पोपिंग अवस्था। और मूंगफली में जो पोपिंग अवस्था आती है वो किसकी कमी से आती है, आपके कैल्शियम की कमी के कारण आती है, ठीक है। एक आपकी दलहनी जो फसलें होती हैं उन दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। एक आपके जितने भी जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्व की गतिशीलता और अवशोषण क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है कौन सा आपका, कैल्शियम। लेकिन क्वेश्चन ये
पूछ रहा है कि आपके पादप की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाने हेतु कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है, तो पादप की वृद्धि को बढ़ाने के लिए काम में कौन सा आता है आपका नाइट्रोजन। क्योंकि अपन अधिकतर आपने देखते हैं कि जैसे अपने अनाज वाली जो फसलें हैं उनकी वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अपन यूरिया का उपयोग करते हैं। यूरिया में कौन सा तत्व होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ही क्या करता है, आपके पादपों की वानस्पतिक वृद्धि को क्या करेगा, बढ़ाने का काम करता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिएगा, पौधे की जो पुरानी जो पत्तियां हैं उन पुरानी पत्तियों में जो क्लोरोसिस रोग होता है, कौन सा रोग होता है बेटा जी, क्लोरोसिस रोग होता है, वो किसकी कमी के कारण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखिएगा क्लोरोसिस रोग होता क्या है। जैसे मान लो कि आपकी पौधे की पत्तियां हैं, क्या है बेटा जी, आपके पौधे की जो पत्तियां हैं, और इस पत्तियों के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपकी सिराएं हैं, पौधे की पत्तियां हैं और पौधे की पत्तियों के अंदर क्या है, ये आपकी सिराएं हैं। ठीक है, ये देखो आपका पौधे की पत्तियां हैं। अब ये क्या होता है कि क्लोरोसिस की अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोसिस की अपन बात कर रहे हैं। क्लोरोसिस को हरित महीनता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, हरित महीनता भी कहते हैं, हरित महीनता रोग भी कहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जैसे आपकी जो पत्ती है, वो पत्ती क्या होती है कि पूरी की पूरी क्या हो जाती है बेटा जी, पीली हो जाती है। यानी आपकी पूरी की पूरी पत्ती क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। तो पत्ती का अपन कह सकते हैं पूर्ण रूप से पीला होना। यानी आपकी जो पत्ती है, तो पत्ती का पूर्ण रूप से क्या होना बेटा जी, पीला होना। और पीला होना क्या कहलाता है, आपका क्लोरोसिस या आपका हरित महीनता रोग कहलाता है। वो होता किसके द्वारा, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये आपके पौधे की जो पुरानी जो पत्तियां हैं, कौन सी पत्तियां बेटा जी, पुरानी जो पत्तियां हैं, उन पुरानी पत्तियों में तो किसके द्वारा होता है, तो पुरानी पत्तियों में तो होगा नाइट्रोजन की कमी से। किसकी कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी से। अगर यही कंडीशन पूछ ली जाए कि नई पत्तियों में, नई वह जो ऊपरी जो पत्तियां हैं, उन ऊपरी पत्तियों के अंदर ये किसकी कमी से होता है, तो ये सल्फर व कॉपर है, उसकी कमी के कारण क्या होता है बेटा जी, रोग होता है। तो क्लोरोसिस या आपका जो हरित महीनता रोग होता है, मतलब पत्ती का क्या होना बेटा जी, पूर्ण रूप से क्या होना, पीला होना, उसको अपन कहते हैं क्लोरोसिस या आपका क्या है, हरित महीनता कहलाता है। वो अगर पुरानी पत्तियों में पूछा जाए तो किसकी कमी से, आपके नाइट्रोजन की कमी। नई व ऊपरी पत्तियों में पूछा जाए तो किसकी कमी से, सल्फर और कॉपर की कमी से होता है। इसी क्रम में देखिएगा, अगर अपन ये कहें कि एक और होता है हरित महीनता रोग होता है, क्या होता है बेटा जी, हरित महीनता, मध्य सिरा क्लोरोसिस इसको अपन बोलते हैं। दूसरा जो होता है इसको अपन कहते हैं मध्य सिरा क्लोरोसिस। क्या होगा, मध्य सिरा क्लोरोसिस, या इस क्लोरोसिस को हरित महीनता भी कहते हैं। क्या कहेंगे, मध्य सिरा क्लोरोसिस या हरित महीनता रोग भी अपन कहते हैं। चलिए ये बात भी हो गई। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपकी पौधे की पत्ती है, क्या है आपकी पौधे की, क्या है आपकी पत्ती है। चलिए ये अपन देख लेते हैं, ये आपकी पौधे की क्या है, पत्ती है। इस पत्ती के अंदर क्या होती हैं, सिराएं होती हैं। क्या होंगी, सिराएं होंगी। जैसे मान लो कि आप पौधे की पत्ती की क्या है, सिराएं हैं, ये सिराएं हैं, ठीक है, ये मान लो सिराएं हैं, ठीक, ये आपकी पत्ती होगी। तो आपको जो सिराएं दिख रही है, सिराओं का जो मध्य भाग होता है, क्या है, जो सिराओं का जो मध्य भाग आपको दिख रहा है, ये मध्य भाग क्या हो जाता है बेटा जी, पीला हो जाता है। किसके अंदर, मध्य सिरा क्लोरोसिस के अंदर। यानी जो सिरा आपको दिख रही है, ये सिरा तो क्या रहेगी बेटा जी, हरी दिखाई देगी आपको, लेकिन सिराओं का जो मध्य भाग है, क्या है, जो मध्य भाग है, ये मध्य भाग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और इसी पीला यानी मध्य, यानी शिराओं का जो मध्य भाग है वो क्लोरोसिस से ग्रसित हो जाता है। इसलिए इस रोग का अपन क्या कहते हैं, मध्य सिरा क्लोरोसिस रोग अपन कहते हैं। तो ये रोग होता किसके द्वारा, ये भी अपन बात करते हैं। तो ये पुरानी जो पत्तियां होती हैं, कौन सी पत्तियां बेटा जी, पुरानी जो पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियों में तो किसकी कमी से होता है, तो आपके मैग्नीशियम की कमी से। किसकी कमी से होगा, मैग्नीशियम की कमी से। अगर यही रोग आपको किसमें पूछा जाए, आपकी नई और ऊपरी जो पत्तियां हैं उनके अंदर पूछा जाए, तो ये किसके द्वारा होता है बेटा जी, आयरन और मैग्नीज की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयरन और मैग्नीज की कमी के कारण होता है। तो एक तो होता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस पे अपन ने क्या कहा कि पत्ती का पूर्ण रूप से पीला होना क्या कहलाता है, क्लोरोसिस कहलाता है। ये पुरानी पत्तियों में किसकी कमी से होगा, नाइट्रोजन की कमी से। और नई व ऊपरी पत्तियां हैं उसमें किसकी कमी से होता है, सल्फर और कॉपर की कमी से होता है। तो पत्ती का पूर्ण रूप से पीला होना क्या कहलाएगा, क्लोरोसिस से हरित महीनता। और एक होता है मध्य सिरा क्लोरोसिस। मध्य सिरा क्लोरोसिस का मतलब क्या होगा, पत्ती के अंदर जो सिराएं होती वो तो क्या रहती है, हरी, लेकिन सिराओं का जो मध्य भाग होता है वो क्या हो जाता है बेटा जी, पीला हो जाता है। ये कंडीशन किसकी कमी से आती है, अगर पुरानी पत्तियों में पूछा जाए तो मैग्नीशियम की कमी से, और नई व ऊपरी पत्तियों में पूछा जाए तो आयरन और मैग्नीज की कमी के कारण ये रोग होता है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में ये पूछा था उन्होंने
जैसे पौधे की पुरानी पत्तियां हैं, कौन सी पत्तियां पूछा इसने, पौधे की जो पुरानी जो पत्तियां हैं उन पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस जो रोग है, ये क्लोरोसिस का मतलब पत्ती का पूर्ण रूप से क्या होना, पीला होना, वो किसकी कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन की कमी के कारण। मैग्नीशियम है, आयरन है, सल्फर है। देखो सल्फर में तो अगर ये कंडीशन पूछता तो नई पत्तियों में होती, ठीक है। आयरन और मैग्नीज होता नहीं, क्योंकि इससे तो होता है बेटा जी कौन सा, मध्य सिरा क्लोरोसिस। क्या होता है, मध्य सिरा क्लोरोसिस होता है। क्या होगा, मध्य सिरा क्लोरोसिस रोग होता है। और मध्य सिरा क्लोरोसिस की भी अपन बात करें तो ये तो पुरानी पत्तियों में होता है, और इसके कारण कौन सी पत्तियों में होता नहीं। लेकिन नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होता है कि पुरानी जो पत्तियां हैं उन पुरानी पत्तियों के अंदर क्या है, आपका क्लोरोसिस रोग होता है। तो इसका आंसर जो माना जाएगा कौन सा माना जाएगा, आपका नाइट्रोजन माना जाता है। ये आज के जो आपके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे आपके जो प्लांट न्यूट्रिएंट के चैप्टर्स हैं, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ ये पूरा जो चैप्टर आपका है वो भी सारे के सारे क्या है आपके क्लियर हो रहे हैं। मतलब इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ ले वो भी आपको क्या होंगे, पूरे के पूरे साथ एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो टॉपिक नहीं है ये पूरा, मतलब हमारा क्या उद्देश्य है कि क्वेश्चन तो है ही है, क्वेश्चन के साथ साथ इनके रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्या है क्लियर करवाया जाए, जिससे आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसमें आप किसी भी प्रकार की आपको समस्या उत्पन्न नहीं हो। यही है, इसी के बाद अपन नेक्स्ट क्लास में अपन नए क्वेश्चनों की बात अपन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।